तो मुझे लगता है उसका उत्तरदायी, उसकी जवाबदेही बनती है अगर देश में कुछ असामाजिक चीज़ें होती हैं तो, जिससे देश में कुछ भी सांप्रदायिक चीज़ें होती है तो अच्छा, मुझे अगर वाकई में बीजेपी अपने फायदे के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर भी रही है, एक बार के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन क्या लग रहा है, क्या जनता वाकई में इन तमाम मुद्दों से प्रभावित होती हुई बीजेपी से नजर आएगी, या फिर जिस तरीके से बार बार विपक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ पर इस बार इंडिया अलायंस की जीत होगी? क्या लग रहा है 2024 में इस बार किसका पलड़ा यहाँ पर भारी आपको नजर आ रहा है, किसकी जीत होती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, भारत जैसे देश में जो है एक धार्मिक एक अहम मुद्दा होता है कहीं ना कहीं, और बीजेपी का जो एजेंडा है वो धार्मिक मुद्दा ज़्यादा लेकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में जो है इंडिया गठबंधन कितनी भी विकास की बातें कर ले, कहीं ना कहीं वो अभी पीएम नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा है तो उसके सामने अभी छोटे नजर आते हैं। जिस तरीके से ये सारी की सारी चीजें चली आ रही है, ये सवाल जरूर उठाती है और इसका जवाब मुझे लगता है ईडी सीबीआई को तो देना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को आके देना चाहिए कि उनकी सरकार पर, उनकी मिनिस्ट्री पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अगर पहले जवाब देना चाहिए कि आप कर रहे हैं ऐसा कि नहीं कर रहे हैं। अगर राजस्थान में बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर ज़्यादा मजबूती के साथ पेश हो रही, क्योंकि सचिन पायलट की नाराज़गी दूर हो जाती है, अशोक गहलोत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात सामने आती है। वहीं कांग्रेस के गोविंद सिंह डटोसरा की बात करें, उन पर पहले समन भेजा गया, छापेमारी की गई, उसके बाद उनके दोनों बेटे को समन भेज दिया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर एक चुनावी एजेंडे के तहत देखी जा रही है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में जहां एक और चुनाव सर पर है तो ईडी की कार्रवाई भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से एक बार फिर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों पर अब ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। बता दें, कुछ दिन पहले ही पेपर लीक मामले में ईडी ने गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की थी और अब डोटासरा के दोनों बेटों को समन जारी किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ईडी को लेकर जो दावे करती हुई नजर आ रही है, क्या उनमें वाकई सच्चाई है? क्या बीजेपी राजस्थान में अब घबरा रही है कि इस बार वापसी करना मुश्किल है और अब एक एक कर कांग्रेस के बड़े चेहरों पर ईडी का दुरुपयोग बीजेपी करती हुई नजर आ रही है? कल जिस तरह से देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली में भी ईडी का ऐसा ही एक्शन देखा जाता है, ये सामने नहीं आता कि आखिरकार ईडी की कार्रवाई किस मामले से जुड़ी हुई है। और राजस्थान में भी यही कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को आखिरकार किस मामले में ईडी ने समन भेजा है, वो अभी तक परिवार को बताया नहीं गया। ना तो यहां पर जानकारी दी जाती है छापेमारी के लिए और ना ही ये बताया जाता है कि किस मामले में समन भेजा जा रहा है, जिसे लेकर अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अब समझ चुकी है कि राजस्थान में इस बार वापसी मुश्किल है और इसीलिए अब कांग्रेस के बड़े चेहरों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। क्या वाकई में इन दावों में सच्चाई है या फिर कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश दलीलों के पीछे कर रही है? यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, कल दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर बात करें, दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं राजकुमार आनंद, 22 घंटों तक छापेमारी उनके घर पर होती है और गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर भी छापेमारी हमने 26 अक्टूबर को देखी। उनके बेटों को समन जारी किया गया है। तो जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी घबरा रही है और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन अगर वाकई में ऐसा है तो जो घोटालों का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि घोटाले तो हुए हैं, इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, तो फिर वो घोटाले किसने किए? क्या विपक्ष पूरी तरह से दूध का धुला हुआ है बार बार बीजेपी पर हर चीज के लिए ठीकरा फोड़ने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है? यहाँ पर पहली बात तो करें तो चुनाव शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर तारीख अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा के चुनाव की बात करें, कोई भी चुनाव आए छोटा बड़ा, यहाँ पर पहले ही यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये अब हम राजस्थान में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी पर कितने आरोप लगाए जा रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर कितने आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये एक चुनावी एजेंडा कह सकते हैं कि जब भी चुनाव शुरू होते हैं तो किसी ना किसी पार्टी को घेरा तो जरूर
ज़रूर जाता है, चाहे उस पर मानहानि का केस दर्ज करवा दिया जाए या फिर यहाँ पर ईडी अधिकारियों का शिकंजा कसा जाए। हाल ही की बात करें तो ईडी अधिकारियों का दबदबा ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये दबदबा सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही नज़र आ रहा है, जिससे विपक्ष पार्टी जो बार बार ये कहती हुई नज़र आ रही है कि सिर्फ ये ईडी अधिकारी विपक्षी पार्टियों पर क्यों हमला बोल रहे हैं, क्यों यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले केंद्र सरकार में नज़र नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी क्या दूध की धुली है। तो राजनीति में आने वाला कोई भी यहाँ पर दूध का धुला होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन पार्टी कमज़ोर दिखाई दे रही है, कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर राजस्थान में बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर ज़्यादा मजबूती के साथ पेश हो रही, क्योंकि सचिन पायलट की नाराज़गी दूर हो जाती है, अशोक गहलोत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात सामने आती है। वहीं कांग्रेस के गोविंद सिंह डटोसरा की बात करें, उन पर पहले समन भेजा गया, छापेमारी की गई, उसके बाद उनके दोनों बेटे को समन भेज दिया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर एक चुनावी एजेंडे के तहत देखी जा रही है। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नाज़मीन ने कहा कि जितनी भी बातें हैं वो चुनावी एजेंडे के तौर पर देखी जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई में विपक्ष दूध का धुला है, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर दिल्ली में 338 करोड़ का घोटाला किसने किया, राजस्थान में पेपर लीक का जो पूरा मामला है उसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है, क्योंकि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने खुद अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था मामले में जांच की मांग के लिए। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत जो तमाम दावे कर रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि देश में कुत्तों से ज्यादा इस वक्त ईडी घूम रही है, जहां एक और वो कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि ईडी पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे में तुषार है मेरे साथ। तुषार, गहलोत कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, डोटासरा कह रहा है ईडी दबाव में है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग बयान ईडी को लेकर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या चुनाव से पहले इसे कांग्रेस की बौखलाहट कहा जाए या फिर वाकई में ईडी को लेकर जो तमाम दावे विपक्ष कर रहा है उनमें कोई सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर घोटाले हुए भी हैं तो अभी क्यों यहाँ पर जो ईडी है वो जांच कर रही है? घोटाले कितने साल पुराने के हैं, केस कितने साल पुराने चले आ रहे हैं, 2-2 3-3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्यों यहाँ पर जो है अब आकर ईडी सामने आ रही है? वो इसलिए क्योंकि चुनाव सर पर है। गहलोत खुद ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आते हैं कि ठीक है, घोटाले अगर हुए तो आप उसकी जांच कराएं। जब आम आदमी पार्टी पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उसके सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि कराएं आप जांच, कोई भी अगर दोषी है तो वो बचना चाहिए, नहीं चाहिए, और हम भी यही चाहते, जनता भी यही चाहती है। लेकिन आप ये देखिए, आप कार्रवाई करा कब रहे हैं? चुनाव सर पर है, और आप उन राज्यों में ज्यादा कार्रवाई करा रही है जिन जिन राज्यों में चुनाव है, और उसमें भी ज्यादा कर रहे हैं जिसमें विपक्ष है। तो इससे तो साफ साफ यही पता चलेगा ना कि आप किसी ना किसी तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल यहाँ पर जो है अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, ताकि जो जनता है उसके बीच एक नैरेटिव सेट किया जा सके कि जितने भी ऑपोजिशन है सारे भ्रष्ट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में कहते हैं। अब उसको सेट करने के लिए इस तरीके के ईडी और सीबीआई के वो जो है छापे पड़वा रहे हैं। अच्छा तुषार, यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने कहा कि चुनाव है इसलिए ईडी इतनी फुर्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। एक बार चुनाव हो जाएंगे, चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस, वो बाद की बात है, लेकिन ईडी जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तो जो ये तमाम दावे ईडी को लेकर किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक सरकारी जांच एजेंसी पे बिना सबूत के इतने गंभीर आरोप लगाना, और ईडी आखिरकार खामोश क्यों है? अपने पक्ष में, अपने बचाव में कोई भी बयान क्यों नहीं जारी किया जाता है? यहाँ पर एक सरकारी एजेंसी है, एक गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर देखिए विपक्ष जो बयान दे रहा है उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच भी तो सरकारी जांच एजेंसियों को लेकर एक आशंका पैदा होगी कि वाकई में क्या सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली ईडी बन चुकी है ये सरकारी जांच एजेंसी? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसी भी राज्य की जो पुलिस होती है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, हर दिन खड़े होते हैं। दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, जितनी भी पुलिस होती है सब पर सवाल खड़े होते हैं, वो भी सरकारी विभाग का ही एक हिस्सा है। लेकिन ईडी सीबीआई पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता ये सवाल पूछ रही है, विपक्ष लगातार यहाँ पर हमले बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी सीबीआई इसलिए कोई अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक सरकारी एजेंसी है, वो अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा काम हो रहा है, और उसी जगह पर हो रहा है जहां पर भाजपा के नेता पहले बता रहे हैं। मनोज तिवारी आगे पहले कहते हैं कि अब अगला नंबर केजरीवाल का है, तो अगला नंबर केजरीवाल का लग जाता है। तो जिस तरीके से ये सारी की सारी चीजें चली आ रही है, ये सवाल जरूर उठाती है, और इसका जवाब मुझे लगता है ईडी सीबीआई को तो देना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को आगे देना चाहिए कि उनकी सरकार पर, उनकी मिनिस्ट्री पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
तो आपको अगर पहले जवाब देना चाहिए कि आप कर रहे हैं ऐसा कि नहीं कर रहे हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर तुषार ने काफी सही बात बोली कि कहीं ना कहीं सरकारी जांच एजेंसियों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब उन्हें देने से पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को भी अपनी पार्टी की अपनी सरकार की छवि साफ करने के लिए सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर पर वे कुछ नहीं बोलते, पहलवानों के प्रदर्शन पर वो कुछ नहीं बोलते, किसानों के आंदोलन पर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आखिरी सवाल मेरा शिराज से रहेगा। शिराज देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से अभी तुषार ने कहा कि जांच एजेंसियों पर विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, उन्होंने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया कि उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें कुछ बोलना चाहिए, लेकिन सवाल यही रहेगा जो इतने गंभीर मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, किसानों पर नहीं बोलते, पहनवालों पर नहीं बोलते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो महिलाओं पर नहीं बोलते हैं, जांच एजेंसियों पर बोलते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, अगर बोलना होता तो इतने दिनों से ये सब मामले चल रहे हैं तो जांच एजेंसियों पे क्या ही बोलेंगे। जब उन्होंने महिला पहलवानों पर नहीं बोला, जब उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोला जो पूरे विश्व में जो है एक गंभीर मुद्दा बन के उभरा था। लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की क्या रणनीति है इसके खिलाफ, इसको लेकर मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि एक प्रधानमंत्री होता है, वो सबका प्रधानमंत्री होता है, वो संवैधानिक पद पर जब बैठा होता है तो मुझे लगता है उसका उत्तरदायी, उसकी जवाबदेही बनती है अगर देश में कुछ असामाजिक चीज़ें होती हैं तो, जिससे देश में कुछ भी सांप्रदायिक चीजें होती है तो मुझे अगर वाकई में बीजेपी अपने फायदे के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भी रही है, एक बार के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन क्या लग रहा है, क्या जनता वाकई में इन तमाम मुद्दों से प्रभावित होती हुई बीजेपी से नजर आएगी, या फिर जिस तरीके से बार बार विपक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ पर इस बार इंडिया अलायंस की जीत होगी? क्या लग रहा है 2024 में इस बार किसका पलड़ा यहाँ पर भारी आपको नजर आ रहा है, किसकी जीत होती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, भारत जैसे देश में जो है एक धार्मिक एक अहम मुद्दा होता है कहीं ना कहीं, और बीजेपी का जो एजेंडा है वो धार्मिक मुद्दा ज़्यादा लेकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में जो है इंडिया गठबंधन कितनी भी विकास की बातें कर ले, कहीं ना कहीं वो अभी पीएम नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा है तो उसके सामने अभी छोटे नजर आते हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से शिराज ने कहा कि चाहे विपक्ष कितने भी यहाँ पर जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर ले, विकास की बात कर ले, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, लेकिन देश की जनता जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं धर्म, जाति, इन तमाम विवादों में, इन मुद्दों में अभी भी फंसी हुई है। लेकिन देखना यही होगा कि राजस्थान में इस बार आखिरकार जनता क्या चाहती है, क्या वाकई में विकास के मुद्दे पर अपना वोट देती हुई नजर आएगी, या फिर जो तमाम दावे कांग्रेस पार्टी राजस्थान को लेकर कर रही है यहां पर वो दावे झूठे होंगे और बीजेपी की जीत राजस्थान में देखने के लिए मिलेगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।